हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। मैंने ऐसा सोचा कि इस चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है अभी तक जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी पूरी कैट प्रिपरेशन जर्नी कवर की हो। एंड आई थॉट दैट मेनी ऑफ यू माइट बी अवेयर दैट आई गॉट एडमिटेड टू IIM अहमदाबाद, बट उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, आई डोंट थिंक आई हैव मेड वन सिंगल वीडियो अराउंड इट। सो दिस इज गोइंग टू बी माई जर्नी टू IIM अहमदाबाद की वीडियो एंड आई होप दैट इट ट्रूली हेल्प्स यू। आई कवर एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एंड आई जस्ट होप कि इसमें जो भी पॉइंटर्स शेयर हो वो आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करें, चाहे आप बहुत टाइम पहले शुरू की हो या फिर कि जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज श्वेता अरोड़ा। मैंने अपनी प्रिपरेशन कैट एग्जाम की स्टार्ट की थी 2016 के मिड में एंड मेरा कैट एग्जाम हुआ था 2017 में। सो आई टुक कैट 2017। मेरी IIM अहमदाबाद में एडमिशन हुई थी 2018 में। सो दैट वाज माय फर्स्ट एंड ओनली अटेम्प्ट ऑफ टेकिंग द कैट एग्जाम। जब मैंने एडमिशन लिया था एट दैट टाइम आई वाज अ फ्रेशर, सो मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरी पूरी तैयारी हुई थी कॉलेज के साथ साथ। बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है, सिर्फ थोड़े बहुत ही ट्वीक्स होंगे आपकी प्रिपरेशन जर्नी में भी। सो लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी 2016 के मिड में स्टार्ट की थी और उसका रीज़न ये था कि मुझे पहले से ही मैथ से बहुत डर लगता था। मुझे लगा था मेरे से क्लियर नहीं होगा ये एग्जाम। दैट इज़ वाई मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की क्वांट सब्जेक्ट की, जो एक पार्ट होता है कैट का। फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी 2017 के बिगिनिंग में, जैन में, एंड दैट आई टुक फ्रॉम टाइम इंस्टीट्यूट। मेरी पूरी प्रिपरेशन जर्नी 11 मंथ्स की थी अगर आप डेडिकेटेड कोचिंग वाली प्रिपरेशन जर्नी देखते हो। प्लस जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स बोलो वो सिर्फ ऐसे बेसिक्स कवर करना था, जस्ट जितना टाइम मिला उतना। मैं उसे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, बट दिस इज द ओवरव्यू ऑफ माई प्रिपरेशन जर्नी। नाउ एट दिस पॉइंट लेट मी बी वेरी क्लियर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 1.5 साल चाहिए या 1 साल चाहिए। सबके लिए अलग अलग टाइम रिक्वायर्ड होता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। मुझे पता था मेरी मैथ उतनी स्ट्रांग नहीं है, दैट इज़ वाई आई टुक दैट मच टाइम। अब मैं आपको वो 6 मंथ से स्टार्ट करके बताती हूँ कि उस टाइम पे मैंने क्या किया था। सो आई परचेज्ड बुक्स जो कि आपको रेडिली मार्केट में मिल जाती है। मैंने अरुण शर्मा की क्वांट की बुक खरीदी थी, सिर्फ एक बुक, एंड आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग थ्रू द टॉपिक्स। सो किसी भी टॉपिक के स्टार्टिंग में लिखा होता है कि ये कॉन्सेप्ट है, इसके ये फॉर्मूलाज होते हैं, एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं। सो मैंने कोई भी चैप्टर रैंडमली पिक करना, उसका स्टार्टिंग का पढ़ना कि क्या लिखा है, एंड देन जो लेवल 1 होता है डिफिकल्टी का सिर्फ उतना करना और ज़्यादा नहीं। सो मैंने वो जो 6 मंथ्स थे उसमें सारे चैप्टर्स भी कवर नहीं किए और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी 1 पे ही रखा, उसमें भी सारे क्वेश्चंस भी नहीं किए। बट वो जो 6 मंथ्स थे उन्होंने मुझे साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिट किया। तो एक जो थॉट प्रोसेस होता है ना कि मैं कुछ तो कर रही हूँ जो मुझे इवेंचुअली हेल्प करेगा, दैट इज़ व्हाट मेड मी फील कंफर्टेबल जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की कि ठीक है मैं बाकियों के लेवल तक आ चुकी हूँ, नाउ आई कैन स्टार्ट विद द कोचिंग वाला प्रिपरेशन। कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं थे, जितना टाइम मुझे मिलता था, अगर दिन में 10-15 मिनट मिले तो सॉल्व कर लिया, नहीं मन कर रहा तो छोड़ दिया, कोई प्रेशर नहीं था। सो दिस इज व्हाट आई डिड इन 6 मंथ्स। अब आते हैं उसके बाद की प्रिपरेशन पे। अब जनवरी में कोचिंग स्टार्ट करने से भी पहले मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी थी कोरा के थ्रू। बहुत सारे ब्लॉग्स थे, उस टाइम पे यूट्यूब वीडियोस नहीं होती थी इतनी, बट स्टिल जहाँ से भी मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली ना, आई जस्ट वांटेड टू नो कि लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया है। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है, प्लीज़ गो थ्रू अदर पीपल्स जर्नी। उससे आपको ना कुछ ऐसे कॉमन थ्रेड्स मिलने शुरू होंगे। जैसे सब लोग बोलते हैं कि मॉक्स दिया करो, सब लोग बोलते हैं कि फॉर्मूलाज नोट किया करो। ऐसे जो टिप्स होता है ना, उनको आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जो इवेंचुअली आपको बहुत हेल्प करेंगे नेविगेटिंग दिस एंटायर जर्नी। सो फिर मैंने जनवरी में कोचिंग स्टार्ट की। अब कोचिंग के टाइम आप कैसे डिसाइड करते हो? आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग भी बहुत फेमस हो गई है। ज़्यादा देखने वाली चीज़ सिर्फ ये होती है कि जो भी फैकल्टी वहाँ पे पढ़ाते हैं उनका टीचिंग स्टाइल आपको समझ में आता है या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज द क्रक्स। उसके अलावा स्टडी मटेरियल बहुत सारे तरह का मिल जाता है, ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है, मॉक्स मिल जाते हैं, बाकी सब हो जाता है। मेनली जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो ये कि जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं। आप चाहो तो सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है और कितनी नहीं है। बट आई पर्टिकुलरली टुक कोचिंग अगेन बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, कि मुझे उससे डर लगता था। मैं आपको टोटल मटेरियल बता देती हूँ मैंने क्या क्या यूज़ किया था। कोचिंग के हैंडआउट्स होते हैं, जिनको ऐसा बोल लो कि शीट बोल लो, जिसमें 15-20 क्वेश्चंस होते हैं क्लास के बेसिस में जो भी पढ़ाया है। फिर उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल होता है जो कोचिंग ही देता है। देन उसके बाद मॉक्स होते हैं जो अगेन उस कोचिंग के ही थे। इसके अलावा आई ऑल्सो यूज्ड अरुण शर्मा बुक्स। आप किसी और ऑथर की भी, निशित के सिन्हा है, उनकी भी यूज कर सकते हो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन आई ऑल्सो यूज्ड पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सो जब आप प्रिपरेशन के एंड में आते हो ना, तब आपको ये भी देखना होता है कि कैट एग्जाम के एक्चुअल लेवल के क्वेश्चन
क्वेश्चंस कौन से हैं। एट दैट टाइम लुकिंग एट सैम्पल पेपर्स और लुकिंग एट पास्ट ईयर पेपर्स हेल्प्स अ लॉट। इसके लिए भी आप ओसवाल बुक्स की ये वाली बुक चेकआउट कर सकते हो। इसमें 25 इयर्स के सॉल्व पेपर्स टॉपिक वाइज गिवन है, सो यू कैन गो थ्रू एवरी सिंगल चैप्टर। उसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि लास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो कौन से थे। अदरवाइज सोचो अगर आप सैम्पल पेपर से देख रहे हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। इस पे भी अभी उन्होंने काफी अच्छा डिस्काउंट लगा रखा है। मैं अगेन इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऐड करूंगी, यू कैन चेक इट देयर। एंड एक मैंने खुद की फॉर्मूला बुक बनाई थी, विच बेसिकली मीन्स कि जैसे जैसे मैं सिलेबस कवर करती जा रही थी कोचिंग में या खुद से, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके फॉर्मूलाज, ट्रिक्स को मैं नोट करती जा रही थी। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड जो बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि जब आप पूरी प्रिपरेशन खत्म करते हो ना तब आपको याद नहीं रहता कि कौन से चैप्टर का क्या फॉर्मूला है। जब आप फॉर्मूला बुक बनाते हो देन यू जस्ट हैव टू फ्लिप थ्रू just a few pages and you will recall all those formulas. So I would highly recommend कि आप वो ज़रूर बनाओ। इनफैक्ट इस चैनल पे इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद मैंने खुद भी एक फॉर्मूला बुक ऑथर की थी विद ओसवाल बुक्स। इस साल हमने उसका सेकंड एडिशन भी रिलीज किया है। फर्स्ट वाले एडिशन में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, फॉर्मूलाज अपडेट हुए हैं, काफ़ी सारी न्यू ट्रिक्स ऐड हुई हैं। सो यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल। इसमें बहुत छोटी सी बुक में आपको सब कुछ कवर्ड मिल जाएगा। सो डू चेक इट आउट, आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प यू। अब मैं आपको अपना शेड्यूल बता देती हूँ। सो जो मेरा प्रॉपर प्रिपरेशन था कैट एग्जाम का कोचिंग वाला, उसमें मैं कॉलेज स्टूडेंट थी एंड कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी 3 डेज वीक डेज पे क्लासेस होती थी। मैं क्लास अटेंड करके वापस आती थी तब तक ऑलमोस्ट 5 या 6 हो जाते थे। सो माय फर्स्ट टास्क वुड बी कि जो भी आज उन्होंने पढ़ाया है उसके कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को मैं नोट डाउन कर लूँ, बिकॉज अदरवाइज वो भूल जाएंगे या रह जाएंगे। सो कोचिंग में मेरी रफ नोटबुक होती थी एंड वापस आके जो भी मैं नोट करी थी वो फॉर्मूला बुक में नोट होता था। फिर मैंने एक हैंड आउट जो वो देते थे क्लास के बेसिस पे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देन मैंने उनके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जनरली जो स्टडी मटेरियल होता है वो हल्का होता है, मतलब डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं होता, लेकिन जो हैंड आउट होते हैं उसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सो मेरा फोकस ये था कि अगर स्टडी मटेरियल का रह भी गया तो कोई बात नहीं, बट हैंड आउट जरूर करना है। उसके बाद अगर मुझे टाइम लगता था तो मैं अरुण शर्मा के जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 क्वेश्चंस थे उनको पिक करती थी। ऐसे बहुत सारे दिन होते थे जब वर्कलोड ज़्यादा होता था या जब मन नहीं करता था, तब मैं उनको नहीं करती थी और वो सारा जितना भी एक्यूमुलेटेड है वो वीकेंड पे हो जाता था। सो मेन स्ट्रैटेजी इज कंसिस्टेंसी रखो इन टर्म्स ऑफ जो एब्सोल्युटली नेसेसरी चीज है उसको करना, जो मेरे केस में थी हैंडआउट्स और कॉन्सेप्ट्स को नोट करना। अब एक प्रॉब्लम जो मुझे आ रही थी वो ये थी कि सिलेबस बहुत वास्ट था। सो मान लो मैं आज एक चैप्टर कर रही हूँ जो कोचिंग में कराया है, पर मुझे क्या पता कि पूरा आगे तक और कितना सिलेबस है और कब जाके खत्म होगा। दैट इज वाई मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया जिसे बोलते हैं मैपिंग, यानी कि मैंने पूरा सिलेबस मैप आउट कर लिया। मैंने हर चैप्टर के आगे लिखा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हर डिफिकल्टी लेवल के, और क्योंकि मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 ही कर रही थी सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, इसके सारे टोटल कर लेते हैं क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद काउंट करते हैं कि पूरे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक्स कितनी है रिमेनिंग, हेंस मुझे एक वीक के अंदर कितने क्वेश्चंस करने हैं। अब मान लो किसी चैप्टर के लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 में क्वेश्चंस ही 50 हैं और मेरा टारगेट भी 50 है, तो मेरे को आइडिया है कि मुझे एक हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट बेसिकली मुझे मेंटली ये ट्रैक रहता था कि अगर मैंने एक दिन नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है, मेरा वीक का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। सो दैट वुड हेल्प यू अलॉट। आपको पता होगा कि टोटल क्या है। जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे, एक चीज जो आपको सब लोग रिकमेंड करेंगे स्पेशली आफ्टर जुलाई एंड अगस्त मंथ इज टू टेक एम्पल मॉक्स, यानी कि आप मॉक्स लेते रहो, जितने मॉक्स ले सकते हो लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट बहुत डिसअपॉइंटिंग भी होता है, बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके मार्क्स नहीं आते। ये ऑलमोस्ट 3 महीने का फेज होता है, जनरली अगस्त एंड से स्टार्ट होता है। इसके ऊपर मैंने एक 3 मंथ्स रिलेटेड वीडियो भी बनाई थी अभी रिसेंटली। पूरी कंप्लीट वीडियो यही बताती है कि आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल आपने ऑन ट्रैक कैसे रहना है। आई वुड रिकमेंड कि आप ये चीज़ बांध ही लो कि मेरे नंबर नहीं आएंगे, बट मुझे फिगर आउट करना है कि मेरे जितना भी सिलेबस कवर हुआ है उसमें से मेरी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं और वीकनेसेस कौन सी हैं, एंड मैंने वीकनेसेस पे काम करना है। बस ये सिंपल फॉर्मूला लेके आप चलते रहो एंड बिल्कुल मत सोचो कि एग्जाम क्रैक होएगा नहीं होएगा। दिस इज द टाइम व्हेन मोस्ट पीपल गिव अप ऑन देयर जर्नी एंड यू शुडंट। अब मॉक्स मैंने कौन से लिए थे, सो टाइम तो मैं वहाँ पे कोचिंग ले ही रही थी तो उनके तो मेरे पास थे ही, उनको एम कैट्स बोलते हैं। एंड जो सेकंड टेस्ट सीरीज मैंने ली थी वो मैंने ली थी एकदम एंड ऑफ प्रिपरेशन में, शायद अक्टूबर मिड चल रहा था, एंड दैट
दैट इज़ बिकॉज वन टाइम के मॉक्स बहुत डिफिकल्ट थे, तो बहुत डीमोटिवेटिंग भी थे एंड कैट के लेवल से ऊपर आते हैं। एंड फाइनली मैंने ऐसा नोटिस किया कि मेरे जो एम कैट्स हैं वो बहुत कम बचे हैं, जबकि प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है, और एट दैट टाइम आप ऑलमोस्ट 3 मॉक्स एक हफ्ते में दे रहे होते हो। सो मेरे पास उतने मॉक्स नहीं बचे थे, दैट इज़ वाई मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, करियर लॉन्चर एंड IMS, दोनों के मॉक्स अच्छे हैं। सो मैंने करियर लॉन्चर के मॉक्स लिए थे मेजरली बिकॉज मुझे उनका इंटरफेस अच्छा लग रहा था और वो थोड़े लेस एक्सपेंसिव भी थे IMS से। सो दीज आर द 2 टेस्ट सीरीज आई यूज। देर आर फ्री मॉक्स अवेलेबल ऑनलाइन, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो उसमें प्रोसेस वही फॉलो करो, रादर देन गेटिंग डीमोटिवेटेड जस्ट नोट डाउन कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में होता है, दैट इज द स्ट्रैटेजी मंथ्स। सो अब क्या है, आपको पता है मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेस कौन सी है, फिर आप मॉक लेते हो, उसका एनालिसिस करते हो। दैट इफ़ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट सेपरेटली इन अ वीडियो बिकॉज वो काफ़ी डिटेल्ड होता है। मॉक एनालिसिस में आप 2-3 चीज़ें फिगर आउट करते हो, क्या जितने भी ईजी क्वेश्चंस थे उनको मैंने अटेम्प्ट किया या नहीं, क्योंकि ईजी करना आपको उतने ही मार्क्स देगा जितना डिफिकल्ट करना देगा। तो वाई वुड यू नॉट पिक अप द ईजी वंस। सो ईजी क्वेश्चंस को स्पॉट करना, अटेम्प्ट करना और जल्दी सॉल्व करना, ये 3 चीज़ें जो हैं वो मेन होती हैं। इसके बेसिस पे आप अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बनाते हो कि मैंने पहले कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। वो डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे, एंड ऑल्सो उसको बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, बार बार करके देखना पड़ता है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, सबके लिए अलग अलग होती है। सो ये वो फेज होता है जहां आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखते हो कि आपकी कौन सी एक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बनेगी, एंड वो अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को फिर आप नवंबर में इतनी बार प्रैक्टिस करते हो कि आपका वो मेमोरी मसल बन जाता है, मसल मेमोरी बन जाती है कि आपको मेमोरी मसल होता है हम जो भी, बेसिकली आपको ये पता लग जाता है कि आपको क्वेश्चंस को उसी तरह से ही अटेम्प्ट करना है जिससे आपके मार्क्स ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज होंगे। फाइनल चीज जो आप करते हो दैट इज जो टेस्ट सेंटर की सेटिंग होती है उस स्ट्रेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, क्योंकि जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तब आसपास बहुत सारे लोग होंगे, पेपर दे रहे होंगे, एंड उनके ऐसे माउस क्लिक्स का आपको आवाज़ आ रही होगी। सो वो सब चीज़ों से कैसे नर्वस नहीं होना है, ब्लैंक नहीं होना है, उसके लिए भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैं जब अपना टेस्ट स्टार्ट करने लगी होती थी तो मैं अपने आप को 30 सेकेंड्स का टाइमर देती थी, जिसमें मेरा एक काम डिसाइडेड था कि मेरे को सारे क्वेश्चंस को स्कैन थ्रू करना है। तो क्या होता है, आप प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए कि मेरे को ये काम करना ही है। सो देयर इज़ नो स्कोप कि आप ब्लैंक हो जाओगे बिकॉज दैट बिकम्स सेकेंड नेचर फॉर यू। इसी तरह से थोड़ा सा ब्रेथ वर्क जो आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, दैट विल ऑल्सो हेल्प। वी कैन डिस्कस दो स्ट्रैटेजीज जब उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए मेजरली दिस इज द एंटायर जर्नी। एंड मेरे को तो हर बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स जो आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हो अबाउट द जर्नी, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। एंड इफ देयर इज एनी अदर वीडियो यू वुड लाइक टू वॉच related to cat or otherwise, again I'll be very happy to make that as well. Thank you for watching this guys, and all the very best.